देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बिजली पावर हाउस के पास एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवक को घेर कर लात घूंसों से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान एक युवक ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है, पहले इसने मेरे भाई को मारा था, अब हम इसकी पिटाई कर रहे हैं। इस बयान के बाद मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ होने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी पूरे घटनाक्रम अभी स्पष्ट नहीं हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट कुछ देर तक सड़क भर चलती रही, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। खबर सीतापुर से है, जहां शाहजहांपुर जाते समय सीतापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सांसद राकेश राठौर के आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर चंदा और कथित चोरी के मामले में दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज तथा संसद में कंगना रनौत के बयानों को लेकर केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अजय राय ने कहा, राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और निश्चित तौर से कल यहाँ पर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम रत्नम जी के नेतृत्व में हो रहा है और इसमें हम सब लोग निश्चित तौर से ये आग्रह करेंगे कि बच्चों का कार्यक्रम सफल हो, मजबूत हो। और जैसे राहुल जी का एक कार्यक्रम तय हुआ है 8 तारीख को प्रयागराज में, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है हिंदुस्तान का, उसमें सभी हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ उसमें भागीदार होंगे। और ये सीतापुर से भी काफ़ी बच्चे बच्चियाँ रत्नम जी के नेतृत्व में यहाँ से जाएंगे और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और निश्चित तौर से मेरे उत्तर प्रदेश के सभी हमारे बच्चों से आग्रह है, निवेदन है कि भारी संख्या में 8 तारीख को सब लोग प्रयागराज पहुँचे, अपने नेता, अपने अभिभावक, मार्गदर्शक आदरणीय राहुल जी की बातों को सुने और उनके विचारों को सुने। सांसद कंगना रनौत ने का बयान दिल्ली में दिया है, क्या किस तरीके से देखता है इसको? नहीं, निश्चित तौर से मोदी जी केवल माफी मांग रहे हैं, दिखावटी दिखा रहे हैं। तत्काल कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लगातार मोदी जी सोशल मीडिया पर आकर जनजी को जो है समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, मोदी जी जो समझा रहे हैं वो डरे हुए हैं और वो पूरी तरीके से आज बच्चों को दिशा भ्रमित करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि वो आम बच्चों से माफ़ी मांगे और जो बच्चों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो मुकदमे दर्ज न हो, और जिनके ऊपर आज ये सरकार ने कार्रवाई किया, कंगना रनौत के ऊपर तत्काल कार्रवाई करे और बच्चों को पूरी उनकी मदद करे। क्या लगता है राम मंदिर चंदा चोरी को कहीं दबाया जा रहा है? बिल्कुल चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं है, चढ़ावा है। चंदा की तो रसीद कटती है, चढ़ावा तो अपने स्वेच्छा से लोग देते हैं, 500 देते हैं, 5000 देते हैं, 5 लाख। ये चढ़ावा खा गए। इनसे बड़ा चोर कोई है? सबसे बड़े चोर लुटेरे। सीतापुर पहुंचने का आज नहीं, निश्चित सीतापुर से मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि एकदम जमकर यहाँ पर कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस को मजबूत करिए और नौजवान कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो, राहुल जी के साथ। हवा चोरी घर घर में चर्चा। हम लोग जब अयोध्या जा रहे थे दर्शन करने और हम लोग को रोका गया, पूरे देश के अंदर चढ़ावा चोरी की चर्चा गूंज रही है। भगवान राम का पैसा ये खा गए, तो चर्चा गांव से लेकर लोकसभा तक चली गई है। लोकसभा में भी चर्चाएं हो रही हैं, लोकसभा में भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक चढ़ावा चोरी में चंपत राय बंसल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं सवाल करता हूँ सरकार से, क्यों अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं गोविंद गिरी की भी? क्यों नहीं गोपाल राव की भी? केवल छोटे कर्मचारी को गिरफ्तार करके और उसका आप आभा मंडल दिखा रहे हैं, उसका आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तत्काल हो गिरफ्तारी, अभी गिरफ्तारी हो जाए सारे बड़े लोगों की, अभी मामला दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। पर ये केवल चढ़ावा चोरी के लिए आज पूरी चीजों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। पर गांव गांव में, घर घर में, लोकसभा में भी चर्चा हो रही है चढ़ावा चोरी। पहले जिन लोगों ने पीएम को गाली दी उनका मुकदमा लिखा जा रहा है, लेकिन पीएम बिल्कुल बच्चे हैं गलती हो जाती है, बच्चे हैं गलती हो जाती है, वीडियो जारी करते तो होगा नहीं।
खबर यूपी के इटावा से है, जहां शिकोहाबाद से लापता 12वीं पास छात्रा का शव एक दिन नहर में मिला है। और साथ ही आपको बता दें, फोटो वायरल होने के बाद हुई है शिनाख्त। शिकोहाबाद से 30 जुलाई को लापता हुई 12वीं छात्र नाबालिग छात्रा का 31 जुलाई को शाम इटावा जनपद के थाना इकदिल क्षेत्र में जौदापुर के पास समीप नहर में सनसनी मिल गई। आपका नाम क्या है? राम कुमार। राम कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? रहना। अच्छा, क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई आपकी? घटना ये हुई थी, ये लगभग सुबह के करीब 8:30 बजे घर से बाहर निकली थी बालाजी की बोल के। किस दिन? ये लगभग 30 तारीख को सुबह। 30 तारीख जी। कौन थी आपकी? ये सिस्टर थी हमारी। क्या नाम है उनका? निधि जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 8:30 बजे ये मामला हुआ। 11 बजे हम लोगों को पता चला तो हम लोग खोजने में लगे रहे। उसके बाद हमें शाम को हमने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद सुबह हमें दूसरे दिन पता चला कि ये वहाँ लोगों ने बताया, नज़दीकी लोगों ने, कि ये नहर में कूद गई है लड़की। फिर आपने वहाँ खोजबीन की? फिर वहाँ से खोजबीन की। उसके बाद हमें बाद में पता चला दूसरे दिन कि ये लड़की इटावा में मिली है, इसका सब। तो अभी आए हैं तो पुलिस ने दिखाया, पहचान हो गई आपकी? हाँ, पहचान हो गई। खबर पाली के हरदोई से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में चालक और साथ ही आपको बता दें कि 2.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। पूरे क्षेत्र में झकझोर दिया इस घटना को और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोगों का आरोप है, हादसे के बाद जब घायलों को पाली पीएचसी लाया गया तब अस्पताल में काफी देर तक कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। उनका कहना है लगभग 1 घंटे तक घायल उपचार की प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान चालक को और साथ ही एक सफाई कर्मी घायलों की प्राथमिकता सहायता करते रहे और साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी सरकारी अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में समय पर डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। यूपी के औरैया में हुई है पुलिस मुठभेड़। बीते दिन गौकशी की घटना में वांछित मनोज और पुलिस के बीच हुई है मुठभेड़। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान सामने आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का पुलिस ने किया था प्रयास। देखते ही देखते स्पीड में बाइक मोड़ते वक्त स्लिप हुई थी बाइक। मुठभेड़ के बाद सवारों को पुलिस ने किया फायरिंग और साथ ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आज दिनांक 1/8/2026 को जनपद में बॉर्डर चेकिंग स्कीम लगाई गई थी, जिसके तहत थाना अजीतमल अंतर्गत प्रतापपुर अंडरपास पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अजीतमल कस्बे की तरफ से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दी। इनको चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया। उनके द्वारा कट मारकर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो आगे ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने के कारण मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जिससे उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज पुत्र सुरेश आरो रत्नीपुर थाना अजीतमल बताया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभी 30 तारीख की रात में थाना अजीतमल अंतर्गत गौकशी की एक घटना घटित हुई थी, जिसमें यह वांछित था। उसका एक साथी जो फरार हुआ, उसका नाम राजा है, वह भी इस घटना में संलिप्त है। तत्काल घायल को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। खबर औरैया से है, जहां साइबर पुलिस की बड़ी सफलता, ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों को मिली है राहत। पुलिस अधीक्षक औरैया की कुशल निर्देशन में साइबर सेल एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों की कुल 3,78,000 की धनराशि वापस कराई। साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ितों को राहत मिली है, ताकि समय रहते धनराशि वापस कराने की कार्रवाई की जा सके।
सीतापुर से है, जहां दो पक्षों के विवाद में लाठी डंडे और बाकी से हमला हुआ है। विमलेश और अवनीश पर जानलेवा हमले का आरोप है। बीच बचाव कराने पहुंचे पीतंबर सिंह का टूटा है कंधा। 4 लोगों पर मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का आरोप है पुलिस ने हड्डी टूटने की नहीं जोड़ी धारा और साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा है पीड़ित पक्ष। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर बोले सांसद साक्षी महाराज। साधु संतों के वश का राजनीतिक इस्तेमाल कर सनातन परंपरा संत समाज की भावनाओं का आहत किया जा रहा, साक्षी महाराज ने कहा। और साथ ही महाराज ने कानून व्यवस्था को लेकर यूपी और केंद्र सरकार की तारीफ की। पप्पू यादव ने कल कालनेमी को भी शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल कालनेमी के पिताजी लग रहे थे पप्पू यादव। मंदिर हमने बनाया है, गोलियां हमने खाई हैं, कोठारी बंधु की लाश है ये हाथ उठा करके लाए हैं, सरयू को पानी को राम भक्त के लहू से लाश होते होते हमने देखा है, अयोध्या की गलियों से लहू लुहान होते हमने देखा है। ये वो लोग हैं जो कहते थे और भी हमको मारने पड़ेंगे, राम भक्त तो मारेंगे। कांग्रेस तो 22-22, 25-25 वकील लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ये लोग कहते थे कि मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखने देंगे, लेकिन आज अचानक 2027 का चुनाव, तो गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास। ये सर्वविदित है कि सबसे बड़ा चोर टिन्नू यादव है। तो टिन्नू यादव के बारे में तो पप्पू ने कुछ नहीं कहा, अखिलेश ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनकी जात के हैं। तुम पुतला टिन्नू यादव का जलाते, टिन्नू यादव के साथ वगैरह वगैरह और भी कर देते, लेकिन आप साधु वेश के पहन के गए, जैसे रावण सीता चुराने के लिए गया। लेकिन उस चंदा चोरी में क्या एक भी कोई साधु था? एक भी कोई सन्यासी था क्या? वहां पूजा करने वाले पुजारी थे। सरकार ने बिना समय गमाए SIT गठित करके अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पकड़े गए, कुछ जेल चले गए, जांच जारी है, सरकार कार्रवाई कर रही है। योगी जी के उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में और अमित शाह के नेतृत्व में पारदर्शी व्यवस्था है। यहाँ तुष्टिकरण के आधार पर कुछ नहीं होता है। जैसे कांग्रेस नियम कानून बदलती रही, मुलायम सिंह नियम कानून बदलते रहे अपने काम के लिए, स्वार्थ के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जो कुछ नोटिस किया था उसमें जो है कई लोगों ने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी, मां को गाली दी थी। प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा है कि बच्चे हैं, बचपन में गलती हो जाती है, उनको माफ कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। जैसे घर में कोई सबसे बड़ा परिवार का मुखिया होता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, ये तो मैं अगर अपने शब्दों में ये कहूं कि मोदी जी ने देश को बचा लिया, नहीं तो सारे देश में दंगा फैलाने का षड्यंत्र था। आप अकेले मंत्री जी के खिलाफ में, प्रधान जी के खिलाफ में आप बयानबाजी करते, अब अमित शाह को गाली दे रहे हैं, अब मोदी को गाली दे रहे हैं, अब सरकार को गाली दे रहे हैं, RSS को गाली दे रहे हैं। मंच से कहा जाता है भारत माता है तो डाइन, तो बाप कौन है? तो भारत माता और भारत बाप का वहां क्या मतलब हो गया? और झंडे अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के। तो कुल मिलाकर के इसमें विदेशी हाथ था, विदेशी पैसा था। आप देखेंगे पत्रकार हैं जो 2-3 महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहां से आ रहा था, क्या व्यवस्था थी, पैसे कौन सप्लाई कर रहा था, आखिरकार इसके पीछे था कौन। और ये सोनम ने स्वीकार किया, जो आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे,
उन्होंने कहा 10% हमारे छात्र थे, 90% अराजक तत्व वहां आ गए थे, इसलिए मैं आंदोलन को वापस लेता हूँ। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि अमित शाह के कहने पर ये सब हुआ। नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ, किसी की आंख फूट गई, किसी गाल फूट गया, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, वो विपक्ष को नहीं दिखाई देता। वो किसके आदेश पर? तो क्या वो राहुल गांधी के आदेश पर हुआ, प्रियंका के आदेश पर हुआ, अखिलेश के आदेश पर हुआ? ये जो पुलिस को मारा गया, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अंग भंग कर दिए गए, किसी का आंख, किसी का कान, किसी का सिर, किसी का हाथ, किसी की नाक टूटी, ये कौन करने वाला था? तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने जो बड़े दिल का परिचय दिया है। यूपी के कौशाम्बी कड़ाधाम थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव उसके घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही कड़ाधाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई की हत्या की गई है और उसने अपनी भाभी समेत अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। खबर श्रावस्ती से है, जहां सरयू नहर में 14 वर्षीय किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार कोमल अपने रिश्तेदारी बहराइच जनपद के मटेरा थाना क्षेत्र स्थित कोरियनपुरवा गांव गई थी। बताया जा रहा है कि शौच के लिए किशोरी का पैर फिसलने के लिए वहां सरयू नहर में गिर गई और तेज बहाव में बह गई। शनिवार को सोनवा थाना क्षेत्र में सरयू नहर में किशोरी का शव उतराता हुआ मिला है। कानपुर में एक बार फिर अवैध अस्पताल और फर्जी दस्तावेजों का मामला चर्चा में है। क्रिकेटर उत्कर्ष द्विवेदी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि बिना वैध पंजीकरण के ओपीडी संचालिका की जा रही है और साथ ही संचालित हो रही है, जिससे फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को गुमराह भी किया जा रहा। और साथ ही उत्कर्ष द्विवेदी का कहना है उनकी मां की मौत के मामले में अब तक न्याय नहीं मिला और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। की लड़ाई लड़ते हुए युवक जगत गुरु का जो खेल का मैदान जीत कर यहाँ पर पहुँचा है, देखना ये है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। एक माँ की हत्या की लेकर एक बेटा अपनी माँ की हत्या को लेकर एक लड़ाई लड़ रहा है, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। काफी दूर दूर तक जो है हो क्या आया। जिला महोदय जी के यहाँ बताया जा रहा है कि कई बार ज्ञापन दिया गया है। एक माँ की हत्या कैसे हुई, मैं जानने की कोशिश करूंगी इस बेटे से कि जो है जो अपनी माँ की लड़ाई लड़ रहा है, इस बेटे की पीड़ा क्या है, इस बेटे के दर्द क्या है एक माँ को लेकर, और क्यों ये अपनी माँ की लड़ाई को लड़ना चाहता है। सही क्या है, गलत क्या है, मैं इसके मुंह से सुनना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि इस खेल के मैदान में ये छोड़ करके यहाँ अपनी माँ की लड़ाई को क्यों लड़ रहा है। आखिर इसकी माँ की जो है मौत किस तरह से हुई है, मैं पूरे जो है यहाँ पे आज जानने की कोशिश करूंगी इस युवक के मुंह से, इस बेटे के मुंह से। इस बेटे की लड़ाई अपने माँ के लिए है, आखिर ये लड़ाई सही है या गलत है, इसको भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। जिस पे ये आरोप लगा रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों पे आरोप लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी चीजों पे, हॉस्पिटलों पे आरोप लग रहा है, ये सही है या गलत है, मैं आज इस बेटे से सुनूंगी और जानूंगी इसके पास कोई साक्ष्य है या फर्जी आरोप लगा रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है। मैं एक पेशेवर क्रिकेटर हूँ और दोनों हाथों से मिश्री स्पिन करने वाला भारत का पहला गेंदबाज भी। आप जो आरोप लगा रहे हो यहाँ पर बैठ करके, कहाँ तक इसमें सच्चाई है?
सच्चाई इसलिए है कि मेरे पास जो प्रपत्र है, जो हॉस्पिटल का जो संचालक है वो ओपीडी संचालित कर रहा है और अपनी एक मोहर लगाता है, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाता है। मोहर में एआई के माध्यम से जब जवाब मांगा तो पीछे आप देखिए लिखित जवाब मिला है, उसमें लिखा है ये जो मोहर है ये पंजीकृत नहीं है, हमारे प्रपत्रों और जो अभिलेखों में है ये है नहीं। इसका मतलब ये फर्जी मोहर है, ये तो आप भी बना सकती हो। फर्जी डॉक्टर है, पूरी तरह से फर्जी डॉक्टर है। और साथ में ये जो हॉस्पिटल चल रहा है, इसका आईसीयू सील हो चुका है क्योंकि इसमें कोई जो आप आरोप लगा रहे हैं इसके एविडेंस है आपके पास? जी, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने लिखित जवाब दिया, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? आप एमडी का मोहर लगा रहे थे और उत्तर प्रदेश ने कह दिया ये मोहर ही नकली है। जब नकली मोहर है तो डॉक्टर तो नकली हो ही गया। पहला ये मेरे पास साक्ष्य हो गया। दूसरा केडीए से मैंने जांच कराई कि इसके मानक पूरे नहीं, जांच करें तो जो जेई है जोन 4 के अटल चतुर्वेदी, उन्होंने नोटिस इशू करी। उसके बाद उन्होंने फोन करके सूचित किया कि भैया नक्शा नहीं है। आप सोचिए ये हॉस्पिटल कैलाश मेडिकल सेंटर 2 साल से संचालित है बिना नक्शे के। बिना नक्शे के कोई हॉस्पिटल चल रहा है तो आप क्या कहेंगी इसको? अवैध ही तो कहेंगी। और इसके बाद मैंने जब शिकायत की जेई से कि आप कार्रवाई करें तो वो कहते हैं कि आप मेरे ऊपर दबाव ना बनाएं। मैंने सचिव से शिकायत की, ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा कोई कार्रवाई, वो भी चुप्पी साध के बैठे हैं। आपकी माँ की भूमिका कहाँ पे है? क्या हुआ माँ के साथ? जी, मेरी माँ की भूमिका सबसे मेन है क्योंकि मैं जो है अपनी माताजी को, जिनको एनीमिया की शिकायत थी, खून की कमी थी, 5 यूनिट खून था। मेरा घर आचार नगर है, मैं 10 किलोमीटर दूर रामा देवी स्थित ये हॉस्पिटल जाता हूँ। जिस आदमी के माध्यम से जाता हूँ वो एक ब्रोकर निकल गया। उसने मेरी माताजी को बोला कि आपका यहाँ खून चढ़ जाएगा, लेकिन ये जितेंद्र शर्मा जो मालिक है यहाँ का, ये डॉक्टर भी वहाँ का कहलाता है सीनियर। इसको एनीमिया और निमोनिया में फ़र्क नहीं मालूम है। इसने बोल दिया आपकी माताजी को निमोनिया है और 3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। कितनी उम्र थी माता जी की? जी, मेरी माताजी की उम्र 55 साल थी, फ़ोटो भी लगी है, आप देख सकती हैं। तो आप डॉक्टर पे आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा आपकी माँ की मौत हुई। जी, क्योंकि मौका वारदात पे मैं मौजूद था। उन्हीं ने हत्या की है। मौत क्या, मौत तो वो होगी, निग्लेंसी तो उसमें होगी जब आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी। जब आपके पास डिग्री नहीं है और मुझको तो डिग्री का ज्ञान था नहीं, अगर होता तो मैं क्यों ले जाता? कोई बेटा अपनी माँ को अपनी इस तरह की मौत की खाई में नहीं ले जाएगा। लेकिन इसको तो मालूम था और इसने जो इलाज किया और गलत इलाज किया, क्योंकि इसने गलत तरीके से खून चढ़ाया, उसी से मेरी माताजी की अचानक मौत हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ थी और मैं पूरे मौका वारदात पे मौजूद था। तो आपने जो है आगे क्या कार्रवाई की उसमें? पहले मैंने नेशनल मेडिकल काउंसिल से पता लगाया कि इनके पास एमबीबीएस की डिग्री है कि नहीं। तो मैं पूरे भारत से जितने जितेंद्र कुमार शर्मा नाम के डॉक्टर थे, डाटा लेके आया। इनका कहीं कुछ पता नहीं मिला। इनके पिताजी का नाम कैलाश शर्मा है, राम कैलाश शर्मा है, वो भी नहीं मिला, एड्रेस भी नहीं मिला। इसके बाद फिर मैंने जो है ये प्रपत्र जो प्राप्त हुए मुझे सूत्रों के अनुसार, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता। उनकी जब मैंने जांच कराई तो पता चला कि एमडी की मुहर भी नकली है। मैं एसीएमओ रमित रस्तोगी से कई बार बात की है, आप चाहें तो सीएमओ से मिलिए जाके। सीएमओ कह रहे थे कि इनके पास कोई डिग्री होगी, वहाँ कार्यालय में कोई डिग्री नहीं है। अब आप बताइए, सीएमओ ऑफिस के सामने चल रहा है ओपीडी, 2 साल से सीएमओ बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका मुंह बंद रखने के लिए उनको सुविधा शुल्क हर महीने मिलता है। ये आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? अब आप बताइए, जिले का आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, आपकी आंखों के सामने इतना ओपीडी चल रहा है और आपको कोई जानकारी नहीं की है। क्या मांग रखे? मैंने मांग रखी है एफआईआर की। एफआईआर में सीएमओ का नाम भी है जितेंद्र शर्मा के साथ, क्योंकि प्रोटेक्शन जब तक मिलता रहेगा ऐसे ही अपराध बढ़ते रहेंगे और एक माँ नहीं हजारों माओं को मारा जाएगा। आपने आईटीबीपी वाला केस भी देख लिया। तो इस तरह की चीजें घटित होती रहेंगी। और दूसरी मांग मेरी ये है, ये अवैध हॉस्पिटल इसको सीज किया जाए। अगर अब मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो ये जो शांतिपूर्ण धरना है ये एक बहुत बड़े जन समूह में तब्दील होगा, जंतर मंतर पे। और मैं एक खिलाड़ी होने के नाते ये आपसे मतलब वादा करता हूं कि मैं एक जो जन समूह करूंगा वहां अमरण अनशन करूंगा और मेरे साथ जनजी भी रहेगा। गुरु के एक खिलाड़ी हैं ये, और जो है अपनी माँ की न्याय पाने के लिए आज जिला महोदय जी तक पहुँचे हैं। ये देखना ये है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, जिला महोदय जी के द्वारा क्या जो है कार्रवाई होती है। बने रहें आप आगाज टाइम के साथ मेरे से। खबर बदायूं से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से शहर में मचा हड़कंप। शहर के हुसैनी गली और साथ ही भारद्वाज टेंट हाउस प्रदीप भारद्वाज के मकान में आकाशीय बिजली गिरने से मकान में पड़ी दरारें और साथ ही बड़ा हादसा होने से टला है। मालवीयगंज पुलिस चौकी के पास रखा ट्रांसफार्मर आकाशीय बिजली गिरने से फूंक चुका है। टेंट स्वामी प्रदीप भारद्वाज ने बताया है कि हमारे घर के आसपास कई घरों में आकाशीय बिजली गिरने से कई घर चपेट में आ गए हैं। बदायूं शहर कोतवाली क्षेत्र के इलाके का पूरा मामला।
ये ना अगर अपने वो बता रहे थे जो इससे पहले मुझे वो ये क्या हुआ यहाँ पर? और आज हमारा ये भारद्वाज टेंट हाउस है, बराबर में हमारे भाई का वो है पतंजलि का काम। हमारी छत पे जो है बिजली गिरी है और पूरा केंद्र जो है हमारे मोहल्ले में ही रहा है। पूरी सब जगह ईंटें गिट्टियाँ पूरे मोहल्ले में फैली हुई पड़ी हुई हैं। वो तो छत पे कोई नहीं था, इसीलिए जान माल का वो नहीं हुआ, और लेकिन हमारी छतें जो है चटक गई हैं। और पास में ही मालवीगंज चौकी, वहाँ ट्रांसफार्मर फट गया है बिजली गिरने से। पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है इस समय। सब बच्चे आप देख लो, पूरे घर के पूरे मोहल्ले में सब घरों के अंदर नीचे कैद हैं, इतना डरे हुए हैं। और घर के बिजली के उपकरण जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब फूक गए हैं। अभी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, वो चेक करेगा कि क्या क्या फूका है। एक आपसे अनुरोध है, आपसे पहले जो मीडिया के भाई आए थे उन्होंने ये कहा था कि घर घर में अर्थिंग होनी चाहिए, और ये जो पैनल लगे हुए हैं सौर ऊर्जा के, इनकी भी अर्थिंग नीचे होनी चाहिए। वो आप लोगों की जान इसीलिए बच गई कि आपके पास 11,000 का ट्रांसफार्मर वहाँ लगा हुआ है, 34,000 का वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए बिजली का केंद्र वहाँ बन गया, ट्रांसफार्मर फट गया। वरना आपका घर और आपका मोहल्ला भी सुरक्षित नहीं था। हम लोग जान माल से सुरक्षित हैं, इसीलिए हम सबका आभार प्रकट करते हैं। हुसैनी गली में कितने घर चपेट में आए हुए करीब? आसपास के तो घर साहब ये सब आप देखो, आप ये सब चटके पड़े हुए हैं सब जगह, और सब दहशत में है इस समय। तो हर व्यक्ति अपने अपने घरों के अंदर कैद है, हर व्यक्ति अपने घरों के अंदर कैद है। यहाँ छत पे सब लोग रहते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखिए, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर कैद है। हम आपके कहने के अनुसार ऊपर आए, हम भी नीचे ही बनते। 10-15 मिनट तो हम लोगों के लिए समझने में लगे हैं कि आखिर हुआ क्या है। खबर चंदौली से है, जहां अनियंत्रित कार ने मिट्टी के टीले से टकराई हुई और चकनाचूर। ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। ड्राइवर की लापरवाही से पूरा हादसा हुआ है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। गाड़ी देखिए वहाँ चढ़िए और यहाँ आई है गाड़ी, वहाँ इसको फोन करोगे भाई? गाड़ी देखिए वहाँ चढ़िए, वहाँ चढ़िए और यहाँ आई है गाड़ी, वहाँ इसको फोन करोगे भाई? गाड़ी देखिए वहाँ चढ़िए, वहाँ चढ़िए और यहाँ आई है गाड़ी, वहाँ इसको फोन करोगे भाई? गाड़ी देखिए वहाँ चढ़िए, वहाँ चढ़िए और यहाँ आई है गाड़ी, वहाँ इसको फोन करोगे भाई? खबर कानपुर नगर से है, जहां थाना जाजमऊ क्षेत्र अंतर्गत मखदूम नगर दरगाह शरीफ के सामने सामान लेने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पक्ष में 3 लोगों पर खौलती चाय फेंकने की घटना सामने आपको बता दें, जिससे तीनों लोग झुलस गए। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और साथी तथा घायलों को उपचार हेतु काशीराम अस्पताल भिजवाया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। भाई मेरा नाम किस्मत अली है और हम लेटे हुए थे। भतीजा जो मेरा जो है वो रो रहा था, तो जो है हमने क्या हो कि दानिश ने मारा है। खुटियाँ इससे नहीं बच्चों को मारी जाती है, वो खुटियाँ मार रहा है, बच्चे मार रही थे, रो रहा था। जो है बुलाया कि चच्ची को बुला लो शिकायत कर दे, बगल का है, तो उन लोग को जो है भगा दी, चलो नहीं जाएंगी। फिर मेरी अम्मा शिकायत करने गई, तो वहाँ मेरी अम्मा से मतलब उल्टा सीधा बकने लगा। बेटा मेरा क्या कहा, चाचा गाली क्यों बक रहे हो हमारी दादी को, उठा के चाय जो है फेंकनी। हमने पकड़ते पकड़ते मारती, तो कह रहा जाओ जो करते मैंने कर लो। क्या है भाई, हमें क्या बताएं, वो जो है एक साथ फेंकिस था, लेकिन जो है जो बची थोड़ी फिर मेरे ऊपर फेंकती। क्या नाम है? दानिश कुरैशी, सऊद कुरैशी। पुलिस मौके पे आ गई थी, 112 नंबर डायल किया था। पुलिस वाले को सामने भी मतलब बदतमीजी करी, तो पुलिस वालों ने जो है मतलब मारने की कोशिश की, तो हमने बुढ़ा आदमी हमने ना मारी है।
हाँ, दानिश कुरैशी पकड़ा गया। सऊद कुरैशी तो अपने बदमाशों को साथ ही कहीं फरार है, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या बाद में भी ये आरोपी लोग आए? भाई मुझे बहुत खतरा इन लोगों से, आए दिन का मतलब इन लोगों का जिस तरीके से करते हुए। पहले भी कभी विवाद हुआ है? विवाद क्या, बच्चे निकलेंगे को बात होती, गाली गुलाब बदमाशी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग मना कर देते हैं जी। इनके घर वालों को भी मालूम है, सब चीज मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई मतलब एक्शन ही नहीं लिया जाता। घर वाले कुछ बोलते नहीं जी। आज इतना बड़ा हादसा कर देते, अगर इसके बाद तेजाब होता तो वो भी डाल देता, और डाल सकता है दोबारा, फिर ये हरकत कर सकता है। आज दिनांक 1 अगस्त 2026 को समय करीब 10 बजे 112 की सूचना पर जाजमऊ पुलिस पहुंची, जहां मखदूम नगर दरगाह शरीफ पर झगड़ा हो रहा था। मौके पर ज्ञात हुआ कि नसीब अली का पुत्र जैन, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, वो दानिश की दुकान पे कुछ सामान लेने गया था। वहां पर उनका आपस में सामान लेने को लेकर के कुछ विवाद हो गया था। जब जैन अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी से शिकायत करी, तो उसकी दादी, पिता तथा भाई तीनों लोग शिकायत करने दानिश की दुकान पर गए, जहां पे दानिश ने आवेश में आकर तीनों लोगों के ऊपर खौलती हुई चाय को फेंक दिया। मौके पर तीनों लोग गंभीर रूप से जल चुके थे। पुलिस ने तीनों को काशीराम हॉस्पिटल भेज दिया है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई। जौनपुर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने शनिवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और इसे प्रशासनिक शिष्टाचार के तहत औपचारिक भेंट माना जा रहा है। मेजा क्षेत्र के सिरसा बाजार में आधी रात को चोरों ने स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद सेठ, छोटे सेठ की दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिए गए। पीड़ित दुकानदार छोटे सेठ ने सुबह 10 बजे दुकान खोली तो अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा देखकर चोरी किए गए सामान की कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। ओम लटका रहा सामान तो सुनार है, तो सुनार समझे रहा के समझ में आए कि लोकल है ना, हमने समझा भैया इनमें सुनार एक से वीडियो बना किया। हां जैसे एमएन बिना सुनार का हाथ ना हो। कैमरा भी है आपके? कैमरा बंद करिए। रात में पूरा नहीं है, लेकिन एक के साथ सर्किट नहीं किया इसमें। हां सर्किट हो जाता ना, डर लगा रहा था। दिनांक 31 जुलाई 2026 को श्री अभिनव जे जैन, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर द्वारा विकास खंड बिल्हौर की ग्राम पंचायत क्रमशः पूरा बिल्हौरपुर देहात, मकनपुर एवं संजती बादशाहपुर में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 25 से 26 में कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ग्राम पंचायत पूरा में कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य और साथ ही संतोषजनक न पाए जाने के कारण श्री राज कुमार और साथ ही अवर अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वेतन बाधित करने के दिशा निर्देश दिए गए। मथुरा में आगामी चुनावों की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के युवा संगठन युवा लोकदल ने ब्रज में संगठन को मजबूत करने और साथ ही जनाधार बढ़ाने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में ब्रज क्षेत्र युवा संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं ब्रज क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए युवा लोकदल के नेता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के निर्देशों के अनुपालन में पार्टी टीम आरएलडी के माध्यम से गांव-गांव जाकर अंतिम मतदाता तक पहुंचने का लक्ष्य बना चुकी है। बड़ा सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन क्षेत्रीय हमारे पदाधिकारियां मौजूद हैं पूरी कार्यकारिणी की। तो उस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य रहा है, ये उद्देश्य हमारा जो टीम आरएलडी जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर बनी, जो टीम आरएलडी गांव तक जाकर वोटर तक जाकर जो 10 हर बूथ पर 10 यूथ जो खड़े करने हैं उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हमने एक रणनीति बनाने के लिए चर्चा अपने अध्यक्षों के साथ करने के लिए, क्योंकि आगे चुनावों को देखते हुए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद जी और विधायक जी, तमाम सम्मानित जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं,
संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो पूरे ब्रज क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। उसमें मैं भी साथ में अपने युवा के जिलाध्यक्षों को यहाँ जिम्मेदारी दूंगा कि हम जो है गाँव जाकर अपने वोटर तक जाकर अपनी पार्टी की जो नीति और विचारधारा है उससे अवगत कराया जाए। तो इसको लेकर एक रणनीति हमने रखी, कार्यक्रम, एक प्रेस वार्ता हमने किया। आने वाले समय में एक पूरे ब्रज क्षेत्र का एक बड़ा सम्मेलन युवाओं का हम करने जा रहे हैं। उसको लेकर ही कार्यकर्ताओं को थोड़ा उनकी नवज टटोलने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए कार्यक्रम कराए, ताकि हम युवा जो लोकदल है हमारी, इसके संगठन को मजबूत किया जा सके और पार्टी के लिए हम लोग कार्य कर सकें। युवाओं में जोश बढ़ाया आपने, कहाँ पाते हो आप? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी तो शुरुआत से ही, जैसे आप पत्रकार पुराने ही हो, लोकदल तो हमेशा से मौजूद रहा, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ के MP रहे, सांसद रहे, जिला पंचायत हमारे पास रहे और 4 MLA हमारे पास एक समय पर MLA रहे, जिला पंचायत सदस्य हमारे पास रहे। तो हमारा जो जनता से लगाव है, माननीय जयंत चौधरी का जो लगाव है, लोकदल का लगाव है, जो किसानों के बसिया चौधरी चरण सिंह जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह जी, इन्होंने मथुरा से बेहद लगाव करते हैं और ब्रज क्षेत्र से पूरा लगाव है। चौधरी चरण सिंह जी का भी लगाव ब्रज से रहा। तो हम लोग बहुत मजबूत हैं यहाँ, और मजबूती बढ़ाने के लिए जैसे हम NDA में गठबंधन में है, माननीय जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री हैं सरकार में, तो लगातार वो अपनी कलम से जो कार्य कर रहे हैं वो किसान हित में, नौजवानों के हित में, सभी वर्गों के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो हम भी पार्टी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं, उसे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो युवा लोकदल भी इसी दिशा में चल रहा है। आज मथुरा में विंगस्टन होटल में ब्रज क्षेत्र के युवा संगठन की मीटिंग हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय उमेश चौधरी जी कर रहे हैं। मैं अमित गुजर मथुरा का जिलाध्यक्ष यूथ का, और मेरे साथ मेरे 4 जिलाध्यक्ष हमारे आगरा, अलीगढ़, हाथरस और फिरोजाबाद के बैठे हैं, और बाहर से आए हुए अतिथि बैठे हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं में जोश भरना, पार्टी की नीति रीतियों को उनको बताना और अपने युवा संगठन को मजबूत करना कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार किस तरह से हम लोगों को एक नई जो हमारी टीम बनाई है RLD की, उसको कैसे गांव तक पहुंचाना है, उस संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये सभी बातों को लेकर आज ये मीटिंग यहाँ प्रेस वार्ता के जरिए रखी गई है। और आने वाले समय में, जैसा कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि युवाओं का एक यहाँ बड़ा सम्मेलन मथुरा में होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई रविंद्र पटेल जी हो सकते हैं यूथ के, या अन्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, और बहुत बड़ा वो सम्मेलन यहाँ होगा। उसकी रूपरेखा यहाँ तैयार की जाएगी इस मीटिंग के बाद। खबर उन्नाव से है, जहां शुक्लागंज में विस्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर अब जनसंपर्क और साथ ही जन जागरण अभियान चलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्षों के संघर्ष की अधूरी कहानी हम सब मिलकर बनाएंगे नई निशानी के संदेश के साथ प्रतिमा स्थापना के संकल्प को दोहराया गया। और साथ ही बता दें कि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बताया है कि बाबा साहब की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर लोगों को जागरूक करने और व्यापक जनसंपर्क जुटाने के लिए घर घर और साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा न जाने कितने वर्षों से 2015 से गंगा घाट राजधानी मार्ग पर बहुत पुरानी लगी हुई थी, जिसको अभी चर्चा के दौरान पता चला कि लगभग 1970 के पहले वह प्रतिमा वहां पर स्थापित थी, जिसे राजधानी मार्ग के चौड़ी जनपद की पहली प्रतिमा। तो राजधानी मार्ग के चौड़ीकरण के दृष्टिगत उसको हटाया गया था, तब से थाने में है। और दुर्भाग्य से पूरे जनपद को, बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों के मनोभाव में, उनकी भावनाओं में, उनकी व्याकुलता से निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। सबकी इच्छा थी कि वह मूर्ति पुनर्स्थापित हो। लगभग 11 वर्षों के संघर्षों के बाद आज हम सब ने मिलकर, पूरे समाज ने और हम सब ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि जिस तारीख को 28 अक्टूबर की तारीख को वह मूर्ति वहां से हटाई गई थी, ठीक 28 अक्टूबर की तारीख को हम लोग पुनर्स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से संकल्प लेंगे और कराने का प्रयास करेंगे। यही आज संकल्प लेने के लिए आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व शायद आज़ाद हिंदुस्तान या उसके पूर्व में गुलामी के कालखंड में भी यदि तुलना करें तो आने वाले या जाने वाले 500 सालों तक की हम लोगों को ऐसा व्यक्तित्व देखने को नहीं मिलता, जिसने संविधान के माध्यम से हर वर्ग की
एक प्रकार से मदद नहीं, हर वर्ग का उत्थान करने का काम किया। समतामूलक समाज की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया संविधान के माध्यम से, और अलग से भी समाज को एक नई दिशा शिक्षा के प्रति, अन्य आदि विषयों के प्रति जागृत करने का किया। तो ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनकी मूर्ति की पुनर्स्थापना हो, इस हेतु हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया। मैं सभी जनपद वासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किया गया है भगवे को लेकर और चंदा चोरी को लेकर नाटक किया है संजय सिंह, धर्मेंद्र यादव, पप्पू यादव, राहुल गांधी ने, इस पर क्या कहें? बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं शेष बचा। कभी काकरोच के ऊपर बैठकर आ जाते हैं, तो कभी स्वयं साधु संत बन जाते हैं, जिन्होंने ना जाने कितने कितने दुष्कर्म और कर्म किए होंगे। वो साधु संत बन के साधु संतों का अपमान करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के चरण छू रहे हैं, जूते पहन के साधु संतों के पास बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, यानी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में अगर पहला कोई व्यवस्था है तो वो संतों की संगत है, और उस संत का अपमान संत वेशभूषा में करने का प्रयास इन राजनीतिक दलों ने किया। खैर, इनसे अपेक्षा भी यही की जा सकती है। पिछले बयानों को आप देख लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का, चाहे अखिलेश यादव जी का, चाहे इनके पार्टी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, या अन्य आदि नेता, कभी रामचरित मानस के बारे में, कभी सीता मैया के बारे में, कभी राम जी के बारे में हमेशा उपहास उड़ाने का काम और नकारात्मक बोलने का काम हमेशा से इन लोगों का रहा। तो इनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहीं ना कहीं ईश्वर इन सारी व्यवस्थाओं को देखता है, और आज उन्हीं के कारण ये लोग इस अवस्था में हैं कि पुनर्जीवित होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। मैं आम जनमानस को निश्चित रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि बड़े परिश्रम के पश्चात, बड़े आपके एक प्रकार से व्याकुलता, इंतजार के पश्चात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तिथि निर्धारित करने का हम सबको, पूरे जनपद वासियों को, आप सबने देखा इतने हर्षोल्लास के साथ ये अवसर प्राप्त हुआ है। और उनके जीवन से प्रेरणा लें। बहुत महत्वपूर्ण जीवन उनका रहा। सीमित संसाधनों में जन्म लेकर शिक्षा किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त की, और शिक्षा की चाबी के माध्यम से किस प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का उन्होंने काम किया। उनके जीवन से बहुत सारे उदाहरण लेने को मन करता है, और आम जनमानस को भी लेना चाहिए, और उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने आप को समृद्धशाली और राष्ट्र के योग्य। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद में भगवा वस्त्र को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में धार्मिक नगरी काशी में संतों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। गुरुद्वारा और साथ ही आपको बता दें कि पालक देवाचार्य जी के नेतृत्व में दर्जनों संतों ने सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च निकाला। संतों ने दो टूक शब्दों में सवाल उठाया है, हर बार विरोध या मजाक के लिए सनातन धर्म और भगवा वस्त्र को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। ऐसा FIR आप लोग जो है करके कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग कानून को और चोरी चोरी को चिल्ला करके जिस प्रकार से संसद भवन के सामने उसको मार पीट कर रहे हैं, और फोटो को तक हनुमान राम जी के नीचे पटक दिए हैं। तो इस प्रकार से किसी मौलवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मौलवी की टोपी लगा करके थोड़ा किए होता तो बुद्धि ठीक हो जाती, लेकिन क्योंकि हम संत समाज बिल्कुल शांत प्रिय हैं, इसलिए ऐसी बात है। सनातन का आज जिस प्रकार से पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है, ये गेरुए वस्त्र का अपमान किया है, भगवा वस्त्र का अपमान किया है, उसी को लेकर के पप्पू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस प्रकार से जिन्होंने कृत्य किया, और अवधेश प्रसाद जो चरणों में गिरा रहे हैं साधु वेश को बना करके एक नौटंकी कर रहे हैं, उसी को लेकर के आज FIR दर्ज की गई है। और यह कहा गया है कि आप कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा फिर संत समाज फिर कानून को हाथ में लेकर के उग्र प्रदर्शन करने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। गुरुजी, अगर मुकदमा नहीं लिखाया जाएगा तो किस तरह विरोध करेंगे आप? अगर मुकदमा नहीं लिखता, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, तो हम संत समाज अपने भक्तों को लेकर के, अपने सनातनियों को लेकर के सड़क में उतरने का काम करेंगे। फिर जो संभव होगा वह उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो फिर हम उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ करने के भी मजबूर हो जाएंगे। फिर उनको भी फिर मैं किसी भी स्तर पर करते, क्योंकि अपमान अब नहीं सहन होगा। रोले थोड़ा डाउन करो, थोड़ा सा डाउन करो नीचे। हाँ बस ठीक है, इतना चेहरा भी दिखना चाहिए। रोल।
और यार क्या कर रहे हैं? सर संतों द्वारा किस प्रकार का ज्ञापन आज देखिए, संतों द्वारा एक तहरीर यहाँ पे दी गई है थाना कोतवाली में, जो इनको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कतिपय वीडियो सामने आए हैं, जिसमें व्यक्ति हैं राजेश रंजन जी, उनके द्वारा संतों की वेशभूषा धारण करके कुछ वहाँ पे किया गया है संसद में। उन्हीं सब कृत्यों के विरुद्ध कि ये सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसमें इनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। किन किन लोगों का नाम उसमें है सर? अभी उसमें राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी का नाम उसमें दिया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां आपको बता दें सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद के लिए डीएमएसपी ने बीच रास्ते रोका काफिला। दोनों अधिकारी स्वयं घायलों के पास पहुंचे और साथ ही जाना हालचाल। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को स्कॉट वाहन से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। स्वास्थ्य विभाग को बेहतर उपचार और सभी वहां आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के दिए हैं निर्देश। अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से घायल को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। मौके पर मौजूद लोगों ने डीएम और एसपी की संवेदनशीलता, मानवीय पहल की सराहना की। मथुरा के सदर तहसील परिसर में शनिवार को संपूर्ण संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में की गई, जिसमें जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संविधान दिवस के दौरान आम जनता द्वारा 50 से अधिक शिकायत पत्र प्राप्त हुए और साथ ही अधिकारियों के अनुसार इसमें अधिकांश मामले राजस्व विभाग से संबंधित, जिनमें चक्रोड व नाली निर्माण से जुड़ा विवाद बताया गया। चाचा ने अभी चोरी का मुकदमा करवाई है, तो आप लोग को इतनी जांच करनी है कि इसका चाचा इसका सामान ले गया है नहीं ले गया है, इसके कब्जे में पहले से था या नहीं। जो कांवड़ मार्ग है उस पर जो भी दुकानें संचालित नहीं रहेंगी और निरंतर जो मैंने बताया कि हमारी टीम से तो क्षेत्र में व्यापारियों के आवागमन पर विशेष ध्यान देंगे। आज संपूर्ण समाधान दिवस मेरे और एसएसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ सदर तहसील में आयोजित किया गया है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। 50 से अधिक प्रार्थना पत्र आए हैं, इनको गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए टीम बना करके भेजा जा रहा है। अधिकांश राजस्व विभाग से संबंधित है और जिसमें चक्रोड और नाली की समस्याएं ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि कई बार लोग अपने खेत को नपवाने के लिए भी चक्रोड और नाली का बहाना लेते हैं। फिर भी हमने टीम बना करके उनके निस्तारण के लिए कहा है। इसके अलावा आज जो सावन मास शुरू हो गया और कांवड़ की यात्रा भी शुरू हो गई है, तो पूरे ज़िले की बैठक करके पूरी तैयारी के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी चिंताहरण मंदिर है, भूतेश्वर महादेव हैं, चिपलेश्वर महादेव भी हैं और ऐसे कम से कम 50 से अधिक शिवालय हैं जहाँ लोग जल चढ़ाते हैं। तो बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर निगम, MBDA, स्वास्थ्य विभाग और जिला पंचायत राज विभाग सभी को कहा गया है कि साफ सफाई रखें, जो भंडारे आदि लगेंगे वहाँ भी प्रॉपर व्यवस्था हो। तो उसकी भी बैठक हम लोगों ने की है। नए अधिकारी आए हैं तहसील में और उनको भी बताया गया है कि एक बार अभियान चला करके एक महीने का पूरी टीम बना करके जो जायज़ मांग है, जो जायज़ समस्याओं का उनका निराकरण कर दिया जाए। जो काम नहीं हो सकता है वो संयत तरीके से जो भी शिकायत करता है या प्रार्थी है उसको बता दिया जाए कि आपका ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा है कि अभी पूरा चेक कराया जा रहा है। कई अधिकारी हैं जो विभिन्न न्यायालय आदि में भी गए हुए हैं
तो उनका अभी रिपोर्ट मांगी गई है और उनके वेतन आदि रोकने की भी कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां पिसावा थाना क्षेत्र में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और काफी देर तक हंगामा करता रहा। बताया जा रहा है कि युवक ग्राम प्रधान और पुलिस की कार्यशैली से नाराज था। उसका आरोप है कि ग्राम प्रधान उसके परिवार को भड़का रहा है और शिकायत के बावजूद पुलिस ना कोई प्रभावी कार्रवाई कर रही और न ही इसी नाराजगी से उसने टावर पर चढ़कर विरोध जताया है। जनपद के तहसील मिश्रिक से बरेठी गांव के निकट गोमती नदी में साथियों के साथ मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खैराबाद निवासी मोहम्मद सलीम अपने भाई अन्य साथियों के साथ गोमती नदी में मछली का शिकार कर रहे थे। पे जो है दर्द होने लगी सीने पे, जैसे पहुंचे मतलब दगड़ पड़ी थी बस। हाँ। पड़ने के बाद हम लोग आगे चले गए, क्योंकि दर्द हो रही थी। हाँ। तो दर्द जैसे हुई तो हम लोग का दर्द हो रही है, हो सकता है सांस मतलब फंस गई हो, तो हम लोग आगे चले गए। ये अब वो एक ही पास थे, हम लोग आगे चले गए। फिर अकरम जो है कहीं जल्दी बुलाया, नाव बुला जल्दी। हाँ। ऐसा है यहाँ से जो है बहुत दूरी है, नाव बुलाया कि नाव पार करके आना रहा। और वही जो है मतलब हम लोग जब तक लिटारे रहे लमसम 10 से 15 मिनट नाव आने में लगी। 10 से 15 मिनट नाव आने में लगी। इतनी देर में हम लोग सीना दाबते रहे 2-3 बार, मतलब सांस आई। हम लोग सोच रहे हैं गर्म है। तुरंत जो है नाव में बैठाला और रिक्शा साथी में होता है, रिक्शे पे बैठाल के पहले 8 गए। 8 में डॉक्टर कोई नहीं मिला। नहीं मिला, हमने कहा चलो सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, मतलब ये डूबे हैं? डूबे नहीं, दर्द सीने में अटैक पड़ा है। अच्छा, ये पानी के अंदर थे? पानी के अंदर नहीं थे। अच्छा। हम लोगों ने पानी सोचे बेहोश हो गए, पानी डालते रहे। हाँ। पानी डाला हम लोगों ने। तो अच्छा, डॉक्टरों ने यहाँ क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि मतलब जैसे हम लोगों ने कहा सर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दीजिए। उन्होंने कहा ये पुलिस केस है, जरा पुलिस आ जाए जब इसका मतलब वो होगा। अच्छा, ये बता रहे हैं। अच्छा, इस केस का कोई हिसाब ही नहीं बन रहा। अच्छा, आप लोग वहाँ पर जो है मतलब शिकार खेलने नदी के किनारे थे? कहाँ की घटना है ये? घटना 8 से तो बरेठी से जो पुल नया बन रहा है बरेठी जी, हाँ। बस उससे 2-3 किलोमीटर आगे उधर हम लोग जो खत्म हुए उनका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। आपके कौन है? मेरे पड़ोसी है। अच्छा, पड़ोसी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलाम। ये उनके भाई सगे। अच्छा। ये उनके चचेरे भाई। जी। सब लोग थे, साथी थे ना? साथी में थे। 8-9 लोग, 11 जने। मऊ से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत और साथ ही संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। एयर गन से गोली मारकर एक बंदर के बच्चे की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। मामला मऊ जनपद के एक अमरूद के बाग का है। यहां आरोपी द्वारा एयर गन से किए गए शॉट से बंदर के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद मृत बच्चे की मां उसने अपनी गोद में लेकर काफी देर तक इधर उधर घूमती रही। इस मार्मिक दृश्य को देखकर आसपास मौजूद लोग भावुक हो गए। रोटी खाना है भैया, रोटी है। अंदर के बच्चे की मौत पे क्या? कल दिनांक 31/7/2026 को थाना स्थानीय घोसी में एक सूचना प्राप्त होती है कि हमारे यहाँ एक रघौली स्थान है, गांव है, वहाँ पे रघौली में एक बंदर को किसी ने एयर गन से शॉट कर दिया है, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। मौके पर इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस पहुंचती है और देखती है तो वहाँ एक अमरूद का बाग था। वहाँ पे एक बंदर का बच्चा था, उसको किसी ने एयर शॉट से मारा था। तो वहाँ पे चूंकि जैसे ही बंदर की डेथ हुई तो वहाँ पे काफी सारे बंदर इकट्ठा हो गए थे। हमने वहाँ वन विभाग की टीम को भी बुलाया। उसके बाद जो है शव को कब्जे में लिया गया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर के हमने उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही थी, इसी बीच हमने तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसकी मुकदमा अपराध संख्या 326/26 है। जब पोस्टमार्टम हो गया तो हमने विधि विधान पूर्वक थाना दोहरी घाट के अंतर्गत मुक्ति धाम आता है, वहाँ हमने इस बंदर के बच्चे का अंतिम संस्कार करवा दिया है।
और इस मुकदमे में जो नामजद अभियुक्त था सफरुद्दीन उर्फ सफर, ये रघौली का निवासी है। इसको हमने अरेस्ट कर लिया है। सभी विधिक कार्रवाइयां पूर्ण करते हुए हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर रहे हैं। इसके साथ हमने एक एयर गन भी बरामद किया है, उसकी भी बरामदगी हो गई है, जिसको हम सभी इनको संकलित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत। अलीगढ़ पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर पंजीकृत खोए व गुम हुए 263 मोबाइल फोनों को सर्विलांस सेल अलीगढ़ व विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुमशुदा मोबाइल खोजकर उनके स्वामियों को सुपुर्द किए गए। CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 263 खोए हुए गुम हुए मल्टीमीडिया फोन बरामद किए गए हैं। अकराबाद के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मेरे पास एक गुमनाम गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक सूचना दी गई थी कि अकराबाद में एक महिला की हत्या उसके परिजनों ने की थी। तो इसकी जांच कराई गई और SPRA साहब के नेतृत्व में एक टीम इसमें लगी, पूरा बारीकी से इसकी जांच की गई। तो उसमें तथ्य प्रकाश में आई कि विनीता नाम की एक महिला की हत्या उसके ससुराल जनों ने कर दी थी 21 फरवरी को, और उसकी डेड बॉडी को उन्होंने उनके पूछताछ में उन्होंने बताया कि उसकी डेड बॉडी को उन्होंने एक नदी में बहा दिया था 21 फरवरी को। और उसके करीब 3 महीने पश्चात एक सत्येंद्र नाम के एक डॉक्टर हैं जो उनके पड़ोसी थे, और उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग आया। तो इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र के फादर बुद्धपाल ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि विनीता की हत्या विनीता के ससुरालजनों ने की, और उसके पश्चात संदिग्ध परिस्थितियों में उसके जो लड़के की मृत्यु हुई है उसमें भी इन्होंने हत्या का आरोप विनीता के ससुरालजनों पर लगाया है। इस संबंध में विनीता के ससुर अजय पाल और उनके देवर प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि विनीता के संबंध डॉक्टर सत्येंद्र के साथ थे, इस बात से उनको नाराजगी थी और इसी के कारण उन्होंने अपनी बहू की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को नदी में बहा दिया था। दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। इनके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद कर दी गई है। साथ ही साथ जो डॉक्टर सत्येंद्र की मृत्यु हुई थी उसका विसरा रिपोर्ट भेजी गई है, और जैसे ही परिणाम उसमें आते हैं अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उस केस में भी की जाएगी। थैंक यू। अकराबाद के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मेरे पास एक गुमनाम गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक सूचना दी गई थी कि अकराबाद में एक महिला की हत्या उसके परिजनों ने की थी। तो इसकी जांच कराई गई और SPRA साहब के नेतृत्व में एक टीम इसमें लगी, पूरा बारीकी से इसकी जांच की गई। तो उसमें तथ्य प्रकाश में आई कि विनीता नाम की एक महिला की हत्या उसके ससुरालजनों ने कर दी थी 21 फरवरी को, और उसकी डेड बॉडी को उन्होंने उनके पूछताछ में उन्होंने बताया कि उसकी डेड बॉडी को उन्होंने एक नदी में बहा दिया था 21 फरवरी को। और उसके करीब 3 महीने पश्चात एक सत्येंद्र नाम के एक डॉक्टर हैं जो उनके पड़ोसी थे, और उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग आया। तो इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र के फादर बुद्धपाल ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि विनीता की हत्या विनीता के ससुरालजनों ने की, और उसके पश्चात संदिग्ध परिस्थितियों में उसके जो लड़के की मृत्यु हुई है उसमें भी इन्होंने हत्या का आरोप विनीता के ससुरालजनों पर लगाया है। इस संबंध में विनीता के ससुर अजय पाल और उनके देवर प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि विनीता के संबंध डॉक्टर सत्येंद्र के साथ थे, इस बात से उनको नाराजगी थी और इसी के कारण उन्होंने अपनी बहू की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को नदी में बहा दिया था। दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। खबर कानपुर नगर से है, जहां संभव अभियान 6 के तहत अंतर्गत शनिवार को विकासखंड सरसौल की ग्राम पंचायत हाथीपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पोषण पंचायत आयोजित की गई है। प्राथमिक विद्यालय हाथीपुर परिसर में पेड़ की छांव तले खुले वातावरण में आयोजित पोषण पंचायत में जिलाधिकारी ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए नजर आए।
4 अलग अलग अभियान हैं। शक्तिवार कहते हैं हम शनिवार को, आयरन और फॉलिक एसिड की जो कमी रहती है माताओं बहनों में विशेष रूप से, उसके लिए अभियान है। उसके अलावा संभव अभियान हमारा 1 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में प्रारंभ होता है। उसके अलावा हमारा पोषण सप्ताह हमारा है इस समय, तो उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और स्तनपान जो हमारा सप्ताह है, उन 4 चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। हाथीपुर गांव ब्लॉक सरसौल का है और एक बहुत ही विशाल प्रांगण है जिसमें हम लोगों ने आज यहाँ पेड़ों के नीचे बैठकर एक पाठशाला के रूप में लोगों से संवाद किया है। जो स्वच्छता चाहिए, जो पोषण चाहिए, जो गर्भवती और धात्री माताओं को जो सुरक्षा चाहिए व्यवहार में, कार्य में और औषधि में, इन सारी चीज़ों में हमारी वार्ता हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे प्रधान जी, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन हुआ है और पूरे प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत कानपुर नगर में हम लोगों ने आज हाथीपुर गांव जो सरसौल ब्लॉक से किया है। जनपद चंदौली में ग्राम प्रधान संजय सिंह ने अपने निजी निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन का ध्यान क्षेत्र की समस्याओं की ओर किया है। और उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को मुगलसराय स्थित एक निजी लॉन वे क्षेत्रीय महापंचायत का आयोजन किया गया। ये बैठक आरक्षण से जुड़े विषयों पर केंद्रित होगी, जिसमें पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों के क्षेत्रीय समाज के प्रमुख नेताओं और उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण पंचायत में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी होगी। उत्तर प्रदेश 23 अगस्त दिन रविवार को महापंचायत हम लोग रखे हैं राजपूतों का, जो पूर्वांचल के सभी क्षत्रिय भाइयों को न्योता दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश को न्योता दिया जा रहा है। 23 को महापंचायत है जनपद चंदौली मुगलसराय में, अग्रवाल लान है उसी में है। क्या उद्देश्य है कि जो इस समय चल रहा है बीजेपी का आरक्षण और यूजीसी को वापस करना, क्योंकि हमारे लड़के 80 नंबर नावत 40 पावा, हम लोग पूरा वोट भी दें, इसके बाद जेल भी खाएं। यही मुद्दा पर है 23 अगस्त को राजपूतों का है जो महापंचायत है। और हमारे चंदौली जनपद का जो मुद्दा है, यहाँ कोरोना के पहले करीब 7-8 ट्रेनें चलती थी, जो एकाध रुक रहे हैं तो नहीं रुक रहा है। यहाँ के जो राज्यसभा सांसद या जो इस समय सांसद वीरेंद्र सिंह, ये इलेक्टोरल कार्ड के पुतला हैं, कोई मुद्दा नहीं लोकसभा में उठा रहे हैं। चंदौली में यातायात की कमी है, जनता एकदम परेशान है। यहाँ मुख्यालय है लेकिन ट्रेन नहीं रुक रही है एक भी। यहाँ के जो सदर विधायक हैं रमेश जायसवाल जी, इन्होंने ललकारा था, ये ललकारते बहुत ज्यादा हैं, काम नहीं करते हैं। ये ललकारे थे कि रोडवेज चंदौली से बिहार हर जिला में चलेगी। इनके कहते 3 साल हो गया, यहाँ तक रोडवेज एक बस नहीं चलती है, चंदौली मुख्यालय से कहीं भी नहीं जाती है। ऐसे यहाँ के सांसद विधायक है। पॉलिटेक्निक का मुद्दा है जो पूरा जर्जर होकर गिर रहा है, छात्रों के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं, उसको कोई या तक नेता देख रहे हैं। यहाँ के बगल में सुशील विधायक हैं या साधना सिंह हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह सांसद हों, चाहे रमेश जायसवाल के क्षेत्र में आता ये हो, कोई आज तक देखने में लोग को शर्म आती है। ये लोग लूट कर अपना पेट्रोल टंकी बनाएंगे, अपना विकास करेंगे, 16 गाड़ी से घूमेंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक को देखने कोई नहीं आया। और दूसरा ट्रेन के बारे में हमारे से साधना सिंह जी कभी लोकसभा में नहीं अब बोल रही है, बस केवल अपना विकास अपना देखिए। कई लोगों का धंधा पानी, गाड़ी घोड़ा, होटल, टंकी खुल रहा है। चंदौली का विकास बाहर में जाए, नेताओं का विकास सबसे ज्यादा हो रहा है। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना अकबराबाद को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की संयुक्त पुलिस टीमों द्वारा हत्या की घटना का खुलासा अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 13 मई 2026 को, आपको बता दें कि 13 मई 2026 को अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र की हत्या कर देने व मोटरसाइकिल सहित जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 386/26 धारा 103(1) और साथ ही 123 238 BNS। उपराज्यपाल ने बताया कि उनके पुत्र संदीप की शादी विनीता नाम की लड़की से हुई थी। विनीता के संबंध सत्येंद्र नाम के एक व्यक्ति से थे और साथ ही सत्येंद्र अजयपाल के यहाँ की ही दुकान किराए पर लेकर काम करता था। एक गुमनाम गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एक सूचना दी गई थी कि अकराबाद में एक महिला की हत्या उसके परिजनों ने की थी।
तो इसकी जांच कराई गई और एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम इसमें लगी, पूरा बारीकी से इसकी जांच की गई। तो उसमें तथ्य प्रकाश में आई कि विनीता नाम की एक महिला की हत्या उसके ससुराल जनों ने कर दी थी 21 फरवरी को, और उसकी डेड बॉडी को उन्होंने उनके पूछताछ में उन्होंने बताया कि उसकी डेड बॉडी को उन्होंने एक नदी में बहा दिया था 21 फरवरी को। और उसके करीब 3 महीने पश्चात एक सत्येंद्र नाम के एक डॉक्टर हैं जो उनके पड़ोसी थे, और उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग आया। तो इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र के फादर बुद्धपाल ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि विनीता की हत्या विनीता के ससुरालजनों ने की, और उसके पश्चात संदिग्ध परिस्थितियों में उसके जो लड़की की मृत्यु हुई है उसमें भी इन्होंने हत्या का आरोप विनीता के ससुरालजनों पर लगाया है। इस संबंध में विनीता के ससुर अजय पाल और उनके देवर प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि विनीता के संबंध डॉक्टर सत्येंद्र के साथ थे, इस बात से उनको नाराजगी थी और इसी के कारण उन्होंने अपनी बहू की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को नदी में बहा दिया था। दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। इनके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद कर दी गई है। साथ ही साथ जो डॉक्टर सत्येंद्र की मृत्यु हुई थी उसका विसरा रिपोर्ट भेजी गई है, और जैसे ही परिणाम उसमें आते हैं अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उस केस में भी की जाएगी। खबर श्रावस्ती के इकोना से है, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इकोना थाना पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो 122 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भानुपुत्र राम पदारथ लोधी निवासी चिड़ची नौसहरा थाना इकोना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया है। 31 जुलाई 2026 को जनपद श्रावस्ती के थाना इकोना के अंतर्गत थाना स्थानीय की टीम द्वारा रात्रि के समय सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और बाइकों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा ये सूचना दिया गया कि भावेपारा से एक व्यक्ति चिचड़ी की ओर अवैध रूप से गांजा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल ही थाना स्थानीय की टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति जब आ रहा था तो उसको रुकवा कर पूछताछ किया गया। तो शुरू में उस व्यक्ति ने तो हड़बड़ी में अपना नाम वगैरह बताने से इनकार किया, लेकिन जब गहनता से पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम भानुपुत्र राम पदारथ लोधी, जो कि चिचड़ी नौसहारा दाखिला चिचड़ी थाना इकोना का रहने वाला है, वो अपना नाम ये बताया और उसके पास से 1 किलो 122 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजे को नियमानुसार सील कर विधिक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया तथा इसके तहत थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 154/2026 पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के तत्वाधान में क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि नाना राव पार्क में लगी प्रतिमा पर नगर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर चर्चा कर मनाया गया। और साथ ही श्री श्याम देव सिंह ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा है कि तिलक जी का जन्म साधारण ब्राह्मण परिवार में मुंबई में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी अमर रहे। श्याम देव सिंह असंगठित अखिल भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन तत्वाधान, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारे लोग मिल करके आज तिलक जी की स्मृति पर आए हैं और उनको हम लोग याद कर रहे हैं, महान नायक को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिए और क्रांतिकारियों के लिए भी संघर्ष किया। जो क्रांतिकारी थे उनको लिए भी जो उनके ऊपर केस लगाए जाते थे, उस केस को लेकर के ये बहुत बड़े वकील भी थे, ये
लड़ते थे कोर्ट में जाकर के, उनका सहयोग करते थे। आज हमें बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान, आज हम सरकारें जो आती हैं वो इस चीज को नहीं बताती नौजवानों को, न हमारी पाठ्य पुस्तकों में दिया जाता है। इन क्रांतिकारियों के विषय में देना चाहिए। आज बड़ा विज्ञापन सरकार तरफ से आएगा तो तिलक की फोटो नहीं होगी, चंद्रशेखर आजाद की नहीं होगी, भगत सिंह की नहीं होगी, देश के प्रधानमंत्री की होगी, देश के मुख्यमंत्री की होगी, या जो पार्टी के लोग उनका होगा। तो आज तिलक जी को लेकर हम सब याद करते हैं यहाँ पर, और हम ये चाहते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो इतिहास है वो छात्रों को पढ़ाया जाए, प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक, और महान पुरुषों को सारे से पढ़ाया जाए। आज हमारा नौजवान नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है, कानपुर का हो या प्रदेश का हो, तिलक जी क्या थे, कैसे लड़ाई लड़े, वो संघर्ष किए, और किस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारियों के केस को लड़ा कोर्ट में और फ्री लड़ा, क्रांतिकारियों के लिए संघर्ष किया उन्होंने। तो आज हम उसकी महान आत्मा को आज याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर। हमारे और भी साथी अपनी बात कहेंगे, सब दुकान बता सकता हूँ। मैं अपना रोल परिचय देता हूँ। मैं तुफैल अहमद खान, मैं अध्यक्ष और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष मनाती का। आज बाल गंगाधर तिलक जी के जन्मोत्सव पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए। देखिए, आज की परिस्थितियों में जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी का अपना एक योगदान था आज़ादी के आंदोलन में हुआ, उस समय दो गुट हुआ करते थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। लाल बाल पाल के नाम से ये जो दो तीन लोग थे, पाल जी, लाल बहादुर तिलक जी, और ये आंदोलन जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन, जिस तरह अंग्रेजों का ये आंदोलन चल रहा था, उसमें जो उनकी सक्रिय भूमिका थी, एक वो शिक्षाविद भी थे, पत्रकार भी थे और समाजसेवी भी थे। जिस तरह से उन्होंने समाज को अपना एक योगदान दिया, देश की आज़ादी में योगदान दिया, और निश्चित तौर पर अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, तो उनमें ये बात ये थी कि आज जो हमारी शिक्षा है कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों से दूर हो चुकी है। आज जो हमारा इतिहास है वो बदला जा रहा है, और उन लोगों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिनका कोई राष्ट्रीय जो आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। इन लोगों के विस्तृत रूप से इतिहास में इनका परिचय होना चाहिए, इनका चैप्टर होना चाहिए, जिससे को मालूम पड़े कि इन महापुरुषों ने हमारे देश को क्या योगदान दिया, एक आज़ादी में नहीं, शिक्षा से लेकर सामाजिक तक, तो पत्रकार के रूप में उनका क्या योगदान था, ये जरूर हम लोग को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। खबर कानपुर नगर से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को शहर में विशेष अभियान चलाकर 7 खाद्य वित्त प्रतिष्ठानों की जांच की है, और सहायक आयुक्त खाद्य 2 के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश कुमार राय, अनिल कुमार, नरेंद्र शर्मा और साथ ही आशुतोष कुमार, उमाशंकर सिंह व खाद्य सचल दल के अभियान चालक विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सिद्धार्थनगर जिले के निर्धारित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिल वस्तु पहुंचे थे, और साथ ही यहां उन्होंने, आपको बता दें कि CIR फंड के निर्मित विपश्यना केंद्र और साथ ही लाइट एंड साउंड पार्क का उद्घाटन किया है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में चहुमुखी विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। हट जाइए पीछे बैकग्राउंड गैस और तेल गैस का इन्वेस्टर को लेकर जो फैसला लिया है उससे देश को क्या लाभ? नहीं, देखिए, ऐसे है, कैबिनेट कई फैसले लेते हैं, पर कल एक जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहता हूं कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल, क्रांतिकारी जो निर्णय लिया गया है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। देखिए, ये हमारे
हमारी जो अर्थव्यवस्था है बड़ी तेजी से चल रही है। हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो उससे 3 गुना ज्यादा है, पर हम अभी भी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कोई 85% जो हम इस्तेमाल करते हैं, दिन में हम 5.6 मिलियन बैरल्स इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक गैस हम 50% इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बिल इस समय करीब $150 बिलियन के करीब है। वो प्राइस पे डिपेंड करता है, क्या इंटरनेशनल प्राइस है। कल जब मैं कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रख रहा था तो हमारी कैलकुलेशन थी 144 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। अभी स्थिति ये है कि इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1 लाख करोड़ तो हर प्रतिवर्ष बचा पाएंगे, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो अभी जहां पे गैस मिल रही है उसको और कच्चा तेल मिल रहा है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां से निकाल पाएंगे। पर देखिए, गयाना एक देश है जहां पे उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, पर उस डिस्कवरी के बारे में आपको बता दूं, 45 कुएं खोदने के बाद, डीप वाटर कुएं खोदने के बाद वो कहने लगे कि अभी कुछ मिल नहीं रहा, इसको रहने दो। एक कुआं खोदने में 1000 करोड़ लगता है। अभी हमने कल जो कैबिनेट में किया वो तो हमारे यहाँ तो 1100 करोड़ से लेके 1200, 1600, 1700, 46 करने के बाद भी नहीं मिला। पर उन्होंने कहा यार इतने कुएं खोदे, एक और सही। 47 कुआं जब खोदा तो सारी जो खर्चा हुआ था 45 पे, जो मेहनत हुई थी वो बराबर नहीं होगी। एकदम वो देश कहां का कहां पहुंच गया। हमारे यहाँ देखिए ऐसा है, जहां पे भी हम देखते हैं, इंडोनेशिया से लेके म्यांमार, बांग्लादेश को लेके अंडमान में जहां पे भी हमने कुएं खोदे हैं, 3 में से 2 में हमें गैस और पेट्रोल मिला है। पर ज्यादा कुएं खोदने से ये होगा, हमें पता होगा कि इकोनॉमिकली वायबल कहां खोदा जाए, क्योंकि नहीं तो कुआं खोदने में अगर उसमें उतनी रियलाइजेशन नहीं हुई। तो ये कल बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता की जब बात करेंगे, हम ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर होंगे, और हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, पर मैंने इनके साथ एक मिनट इनका वादा, एक मिनट मैंने वादा ये किया है, और मेरे भैया, मैंने वादा ये किया है कि मैं दोबारा आऊंगा। सिलेंडर का जहाँ दाम है, आज कमर्शियल सिलेंडर का दाम 260 रुपए कम हुआ है। सर एक सवाल है, सिद्धार्थनगर जनपद में क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, कहीं बनवा दो, यहाँ पे बनवाना चाहो दूसरी बात है। कानपुर थाना फील खाना पुलिस ने गीता मंदिर के पास लावारिस पड़े 2 कार्टून एवं एक थैले को कब्जे में लेकर जांच की है। एसीपी कोतवाली की उपस्थिति में फोटोग्राफी और साथ ही वीडियोग्राफी के साथ खोले जाने पर 9 चांदी की सिल्लियां बरामद हुई हैं। हो गया 10 सेकंड का बहुत है यार। एक झूला है, तो तत्काल जो है थाना प्रभारी ने संबंधित पुलिस अधिकारी को भेजा, उसकी जांच किया। जांच में पता चला कि कुछ सामान किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसको उठाकर थाने पे लाया गया। चेक किया गया तो उसमें सफ़ेद रंग की धातु थी जो कि चांदी प्रतीत हो रही है, और वजन करवाया गया। ये मतलब अभी तक इसका कोई क्लेमेनेंट नहीं था, इसलिए उसको जो हमारे कैमरे हैं थानों के, उसकी सामने ही रखा गया ताकि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और इस संबंध में थाना प्रभारी और मेरे द्वारा जो है इसका वजन करवाया गया। वजन में करीबन 9 किलो 986 ग्राम के आसपास इसका वजन है, तो अनुमानित मूल्य 24 से 25 लाख के बीच में आती है। अभी तक इसका कोई क्लेमेनेंट हमारी नजर में नहीं आया। सर, एक व्यक्ति ने बताया कि उसने उस चीज को देखा था, उसने आपको बताया, क्या उससे जानकारी हुई है? देखिए, अभी इनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है, हमारी पड़ताल पूरी की जाएगी
जिस संबंध में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि यह मेरा है और इसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिए जाएंगे। उस साक्ष्यों की जांच की जाएगी। साक्ष्यों की जांच करने के बाद जिसका होगा उसको जिस व्यक्ति ने गुड समरिटन की तरह एक तरह अच्छा नागरिक की तो भूमिका निभाई है, क्या उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या उसके लिए आगे कुछ? देखिए, इस प्रकार के जो भी गुड समरिटन हैं उनके द्वारा पुलिस को पर्याप्त मदद मिलती है और उनका जितनी सराहना की जाए उतना कम है। सर उन्होंने बताया कि एक इनोवा क्रिस्टा ही 2 गाड़ियां आई वहां से देख ली थी सब जगह, तो क्या जांच की जा रही है उसकी? देखिए, इसमें कई कुछ सामान पूजा के सामान मिले हैं, कुछ सामान ऐसे हैं जो रक्षाबंधन के टाइप के लग रहे हैं। जिन व्यक्ति के द्वारा भी ये लाया गया था उनके द्वारा छोड़ा गया है, तो संभवतः ये माना जा सकता है कि इनके द्वारा सामान रखने में सामान यहाँ छूट गया है। मैंने जैसे पूर्व बताया कि जब तक कि हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस क्रम में ये नहीं बोल सकते कि ये इसका प्रयोजन क्या था और इसका जो भी क्लेम करने वाला है वो कहाँ का है और कौन है। इसके संबंध में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी अगली बार दी जाएगी जब हमें इसका क्लेमनेट पता चल जाएगा। सर जी 10 बजे के बाद एक इनोवा आई थी जिसमें वाइट कलर की गाड़ी थी। वो व्यक्ति ने एक अटैची ब्लू कलर की धरा, जिसमें 2 कार्टन 1 किलो छोला भूल गए। हम आधा एक घंटा 2 दुकान वालों से कहा ये कैसे लवारिस में पड़ा है, तो उन्होंने कहा थाने में भिजवा दे। कितने लोग थे? 2 लेडीज थी, 2 इनोवा में थे, 2 लेडीज थी और एक ड्राइवर था। एक जेंट्स साइड में बैठे लेफ्ट हैंड में, राइट में इधर लेडीज के बगल में। क्या देखा था? क्या बाहर ऐसे रख दिया था ऐसे? हाँ जी हाँ जी, इधर ही से आए थे। सर जी स्कूल का काम करते हैं, गाड़ी चलाते स्कूल की। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को नरवल तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। समाधान दिवस में कुल 181 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रकरणों में 1 से अधिक पक्षकार हों उन सभी पक्षों को वार्ता कर से स्पष्टीकरण समाधान सुनिश्चित किया जाए। समाधान दिवस के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर शिकायतों को राहत दिलाई गई है। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू कार ने स्कूली बच्चे से भरी ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा उस वक्त हुआ है जब कार को टेस्ट कर रहा एक मैकेनिक नियंत्रण खो बैठा। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के कोहनिया से रूरी कला मार्ग पर गौरैया दाई गेट के पास सड़क हादसा हो गया है। अरे साजिद, इधर आओ। कि और बच्ची हैं पढ़ के जा रही थी जीजीआई से तो ये गौरैया दाई हैं वहाँ पहुँची तो ये बिलानो गाड़ी लेके और ट्राई कर रहा था गाड़ी, तो उसने ऐसी ट्राई ली कि गाड़ी ऐसी गली के जाके वो खड्डे में चली गई है, जाके पेड़ के बीच में। और सब लड़कियाँ इतनी घायल हैं कि मतलब उनको ब्लड आ रहा है ना, और कई बेहोश भी हो गए हैं, कुछ ज़्यादा फ्रैक्चर। टोटल कितनी बच्चियाँ होंगी लगभग?
उसमें 6-7 बच्ची हैं और 2 बच्चा हैं। काय से जा रहे थे, किस वाहन से थे? वे अब 3 पहिया के जो सारथी होता है उससे जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और अच्छी पहुँच पाए हैं और बुलानो गाड़ी घाल दी उसने, वो उल्टी साइड चला रहा था गाड़ी। अभी आप कहाँ लेके आए हैं? अभी हम सरकारी अस्पताल जा रहे हैं। घटना हुई स्कूल के बच्चे लेके घर लाया तो गाड़ी वाला है, पता नहीं कहाँ था, ब्रिज से क्या आ रही थी, वह जस्ट तुरंत गोरैया माता के अंदर के साइड गाड़ी आ रही थी, तो उसके बगल। किस जगह पे हुआ एक्सीडेंट? गोरैया माता के गेट के जस्ट सामने छत पर। कितने बच्चे थे? तो डेली आते जाते हैं? हाँ। कौन सी स्कूल में पढ़ते बच्चे? बच्चे GGIC के 5 है, एक सर्वे का। कहाँ से कहाँ जा रही थी? कौन सी क्लास में पढ़ती? कौन सी स्कूल में? एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? किसने किया है? जमुनाहा के संगमपुरवा गांव में लोजपा रामविलास की दलित चौपाल एवं मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। सांसद व यूपी प्रभारी अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान रहे मुख्य अतिथि और साथ ही रामविलास पासवान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राप्ती नदी पर पुल को रामविलास पासवान के प्रयासों का परिणाम बताया गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की है। हमारे जिला अध्यक्ष बहराइच यूनुस परवेज जी द्वारा किनारे कर दीजिए। को सोचना होगा कि जिस सुहेल देव पासी जी महाराज ने इतने बड़े बड़े आक्रांता को रोक करके अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। श्रावस्ती में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हरिहरपुर कोड़दी सड़क। आपको बता दें, बिना साफ सफाई और बेस तैयार किए सीधे डामर बिछाने का काम शुरू हुआ। खुली ठेकेदार की पोल और साथ ही घटिया सामग्री और लापरवाही से बनी सड़क के ही कुछ दिनों में गड्ढे में तब्दील होने का डर है। ठेकेदार की तानाशाही और घटिया कार्यशैली का खामियाजा भुगतने को मजबूर है राहगीर। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां जिले की सिराथू निवासी 46 वर्षीय साफिर अहमद राशन कार्ड बनवाने की फरियाद को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के पास पहुंचे। साफिर का कहना है कि वहां कई बार सिराथू तहसील के चक्कर लगा चुके हैं और कई शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनका राशन कार्ड नहीं बन सका। अब सवाल ये है कि आखिर एक जरूरतमंद को अपना हक पाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, दलित वोट बैंक पर कब्जे की जंग बेहद दिलचस्प होती है और साथ ही आक्रामक होती जा रही। समाजवादी पार्टी के पीडीए और साथ ही बीएसपी के पारंपरिक किले में सेंध लगाने के लिए अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी खुले मैदान में हुंकार भर दी है। श्रावस्ती के संगमपुरवा में एलजेपीआर ने एक विशाल दलित चौपाल का आयोजन किया और साथ ही विपक्षी खेमों में सेंध और साथ ही सीधी खलबली मच गई है। अरुण भारती ने साफ कहा कि दलितों का मसीहा बनने का ढोंग करने वाले सपा और बसपा ने सालों से जनता को सिर्फ भ्रमित किया और उनका हक मारा है। सरकार की उसमें सबसे गरीब जनपद आया। आप सभी की बात को सुनने के लिए आपके बीच में है
और आप सभी का कैसे उत्थान हो सके, हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर असल में कैसे आ सके, जो दबे हैं कर रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं। आदरणीय अरविंद पासवान जी और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई गौतम बुद्ध जी की उपस्थिति से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे बीच में मौजूद राष्ट्रीय प्रवक्ता जो काशी जी के कर्मभूमि जनपद में हमारे खबर सोनभद्र से, जहां 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पति से विवाद के बाद किराए के मकान में फंदे से लटका मिला 22 वर्षीय प्रियंका यादव का शव। परिवार के खिलाफ जाकर मृतका प्रियंका यादव ने 8 माह पहले किया था प्रेम विवाह। बहन का आरोप है पति पत्नी के बीच अक्सर होता था विवाद। और कहा, सुनिए। हमारे यहाँ पे आज पेशेंट आई थी प्रियंका यादव करके, 18 साल उम्र बताई गई है। ये हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड आई थी, मरी हुई अवस्था में आई थी। तो इनको जब हम लोग देखा तो उसका पर एग्ज़ामिन किया तो ये ब्रॉड डेड पाई गई। फिर इनसे पूछा गया कि क्या कैसे डेथ, क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना पति बताया जो उनके लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि छत से गिर गई हैं। तो हमने देखा कि भाई चोट वोट का कोई निशान नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि कुछ संदिग्ध ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो फिर हमने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है और बाकी इनके आगे कार्रवाई के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्या लगता है मैम कि अपनी फांसी लगाई है कि लगाया गया है? ये एक हैंगिंग का मार्क है। अब आगे का कार्रवाई कैसे लगाया गया है, लगा है, वो तो आगे कार्रवाई होगी तो ही पता चलेगा। बाकी हैंगिंग मार्क है वहाँ पे। मृतक का क्या नाम है मैम? क्या कह रहे हैं? मृतक का क्या नाम है? प्रियंका यादव, 18 साल उम्र है। क्या नाम है तुम्हारा? आरती। ये जो लड़की फांसी लगाई है वो कौन लड़की है और क्या नाम है उनका, क्या मामला है पूरा? ये मेरी बहन है सर, और इसका नाम प्रियंका है। और ये दोनों आपस में लड़ाई करते थे और लड़ाई करते थे। इसका हस्बैंड डेली धमकी देता था कि हम जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे, भले हो जाए, लेकिन हम छोड़ देंगे इसको। छोड़ के फिर हम चले जाएंगे जेल, भर के मार के इसको फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो बहुत बात बोल रहा था। फिर बोलने के बाद फिर ऐसे ऐसे सबका डेली का झगड़ा है। इससे डेली झगड़ा करते थे, हम बहुत समझाते कहते, बगल ही में हम थे। तो आज कैसे पता चला कि फांसी लगाई है? किस समय फांसी लगाई है? ये किस समय 3:30 बजे हुआ। ये संजय आए खाना खाने, खाना खा के दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। हम सो रहे थे। सोने के बाद फिर हमें आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद फिर हम जब सो के उठे तो दरवाजे पे हम अपने बैठ गए। जब बैठे हम दरवाजे पे तो ये सब तो संजय इसको पकड़ के मेरी भनिया को और उसका नीचे कर दिए। नीचे करने के बाद फिर हम आए तो उसको पकड़ के कबाड़ में छोड़ा दिए। दोबारा इसको छोड़ा के तो हम बाहर करें इसको, संजय को। जिसको जब बाहर हम छोड़ा के करें सर तो फिर दोबारा वापस आ गए। हम ये बोलने लगे कि दीदी इसको छोड़ा लो, नहीं हम मार के उसको बहुत मारेंगे, घर से ला के मारेंगे इसको। तो हम कहे कि तू अपने ड्यूटी, हम इससे बोले कि तुम अपने ड्यूटी चली जाओ, हम इसको संभाल लेंगे। तो फिर ऐसे करते करते फिर छोड़ा के, फिर इसको छोड़ा के तो हम अलग कर दिए दोनों के। फिर इसको छोड़ा के अलग कर लिया। फिर यही तो मान लीजिए ड्यूटी चले गए। तब फिर फ़ोन करवाएं हम, एक किसी और नंबर से फ़ोन करवाएं तो अपने पति के पास फ़ोन करवाएं। तो हमारे पति बोलेंगे संजय ऐसी बात है, तो कहें हाँ मरिए, मरने दो। संजय बोले। उनको कैसे पता चला कि ये फांसी लगाई है? देखे सर खिड़की में वो लगा था पर्दा, जो नहीं कवर होता है वो वाला, तो वो पर्दा को हम हाथ डाल के पूरा, देखिए मेरा हाथ सूजा है, वो हथवा डाल के पूरा हम उसको ढकोल दिए। ढकोलने के बाद जब देखें तो लटक गई थी। तो इस महिला के पेट के अंदर कुछ प्रेगनेंसी भी है, कई महीने का है? 4था महीना चल रहा है सर। 4थे में। क्या शादी अपने मन से की है? अपने मन से की, अपने मन से की है। भाग की शादी कहाँ रहते थे आप लोग? डाला में। ये लोग कहाँ रहते थे? ये तो इसका घर तर निवासी कर्मचार में है। तो लड़की का मायका कहाँ पे है? डाला है सर। अभी फिलहाल में कहाँ रहती थी? अभी फिलहाल में बलुआ टोला है। बलुआ किराए पे? किराए पे है। किस कंपनी में काम करती है? ये काम नहीं करते हैं, संजय काम करते हैं रिलैक्स में, बैंक में काम करते हैं। कितने दिन से ओबरा में रह रहे थे वो? ये ओबरा में ज़्यादा दिन नहीं, 2रा महीना लग रहा है। हाँ सर। तो बच्चे कितने महीने का है? 4था महीना चल रहा है। सिद्धार्थनगर में युवक की हत्या के बाद बवाल। हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर घंटों तक सड़क किया जाम। मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का आरोप है और परिजनों का दावा है 2 महीने पहले ही पुलिस को शिकायती पत्र देकर पत्नी और उसके कथित प्रेमी की जान का खतरा बताया गया था। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप है।
के पिपरी गया था बिया कटाने के बहाने। इसकी औरत एक लौंडे से फंसी हुई है, उसको लेकर घूमती है। 2 महीने के पहले जो है इसने तारीख दिया था अपने जान माल की खतरा के लिए थाने पर। कल उसका जान मिल करके वहाँ उसकी हत्या कर दी है उसकी औरत, और प्रशासन ने उसका कोई सुनवाई नहीं किया आज तक। है वही किया है जो उसकी जो लव मैरिज था उसकी औरत ही, 2 लोग मिल करके उसकी हत्या किया है। कल हुई है हत्या, कल। हाँ, कल यहाँ से 12-1 बजे करीब लेकर के गई थी वहाँ खेत में। कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। 2 महीने के पहले इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दिया, प्रशासन ने उस पर कोई लापरवाही की, कोई सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई किया होता तो गरीब आदमी आज मारा नहीं जाता ना। उसके 2 बच्चे, उसका परवरिश कौन करेगा? हाँ, थाने पर एप्लीकेशन दिए थे। उन्होंने लिखा था कि हमारे और इससे फंसी हुई है, इसने पैसा भी लिया है, इसके बाद हमारे जान माल का खतरा है, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन ने जो सुनवाई नहीं, इसका जवाब दे, प्रशासन ने क्यों उसकी हत्या करवाया। अगर प्रशासन चुस्त होता तो उसकी आज हत्या नहीं होती। बताइए, एक बार वो डाला, 4 बार लापरवाही मान रहे हैं। उसकी प्रशासन की लापरवाही है। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय शनिवार मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव से शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक 5.5 वर्षीय मासूम बच्चे के कथित अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रतनपुर निवासी रजनी पटेल के डायल 112 पर सूचना दी और उनके 5.5 वर्षीय बेटे शिवम को और साथ ही 2 लोग कार में जबरन बिठाकर अपने साथ ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। 3 बजे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक 5.5 वर्षीय बालक को थाना मुगलसराय क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में 2 व्यक्तियों द्वारा कार में बिठाकर जबरदस्ती लेकर चले गए हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर जानकारी किया गया तो ज्ञात हुआ कि रजनी पटेल, जिनका ये बालक 5.5 वर्षीय बालक जो है, जिसका नाम शिवम है, इनका अपने पति जो हरियाणा में रहते हैं, सोमवीर नाम है उनका, उनसे कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको लेकर ये पिछले 2 महीने पहले ये अपने बच्चे को लेकर यहाँ बिना बताए चली आई थी। इनकी एक लड़की वहीं रह गई थी जिसका नाम अवनी है, जो 9.5 वर्षीय है। इनके आने के बाद इनका पति लगातार इनसे फ़ोन से बात करता रहा और ये कहता रहा कि मेरे बच्चे को तुम लेकर चली गई हो और मैं अपने बच्चे को किसी दिन लेकर चला आऊँगा आपके पास। आज वही अपने एक अन्य साथी के साथ यहाँ आया है और आने के बाद वो कार में अपने बच्चे को लेकर चला गया यहाँ से। इस सूचना के बाद हम लोगों के पुलिस फोर्स द्वारा जो है और सारी सर्विलांस और स्वाट की टीम इसमें सक्रिय हुई है। सक्रिय होने के बाद सीसी फुटेज निकाले गए। सीसी फुटेज में यह पाया गया कि वह कार रामनगर होते हुए हाईवे की तरफ जाती हुई दिखी। इस पे हाईवे के थानों को अलर्ट किया गया, टीमें हमारी सक्रिय हुई और एसओजी सर्विलांस की टीमें पीछे लगी थी और आगे हाईवे के थानों को जो बताया गया तो उनके द्वारा आगे इस कार को रोक लिया गया है और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही बच्चे को और जो लेके गए हैं उनको हम लोग ले आकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबर बहराइच से है, जहां जिले के थाना जरवल रोड क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी छुट्टा पशु को पकड़कर सुनसान स्थान पर ले जाकर उनका वध कर मांस बेचने की फिराक में थे और साथ ही पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जरवल रोड पुलिस दातारामपुरवा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें जबरन रुकने का इशारा किया तो भागने लगे। अमरोहा की बछराइयों पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 7 लाख रुपए मूल्य की चोरी की मोटरसाइकिल, उनके पार्ट्स और साथ ही छीना गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है। विवेचना और मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 अगस्त 2026 को बछराइयों घेरकुंडा मार्ग स्थित तोमड़ा तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने रॉबिन, मनीष, रोहित, दीपक और साथी रोहित को गिरफ्तार किया है।
कानपुर से है, जहां पर शीला हॉस्पिटल में लगभग 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं देने वाली वरिष्ठ महिला कर्मचारी श्रीमती शीला श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत और साथ ही सम्मान किया गया। अस्पताल के अधिकारियों और चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने उनके लंबे समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवा काल की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी ने उनकी उज्जवल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की। हैं उर्शिला अस्पताल से शीला श्रीवास्तव 8 नंबर वार्ड में नीचे तक से हम वार्ड नंबर 8 में थे, उर्शिला हॉस्पिटल में, UHM हॉस्पिटल। शीला श्रीवास्तव मेरा नाम है। कितने साल की ड्यूटी? 30 साल की मेरी ड्यूटी आज पूरी हो गई। 30 साल की मैंने ड्यूटी पूरा किया। 30 साल पूरी हो गई हमारी। आज आप लोग के आशीर्वाद से हम जा रहे हैं अब अस्पताल आप लोग के हवाले। ड्यूटी के दौरान मेरे ड्यूटी के दौरान में बहुत अच्छा था। मेरे अधिकारी बहुत अच्छे थे। मेरे जितने सिस्टर स्टाफ है यहाँ की स्टाफ सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरा सपोर्ट बहुत किया। मेट्रन हमारी 2 मेट्रन थी, बहुत अच्छी थी। कौन से पोस्ट में थी? हमारी वार्ड आया पोस्ट था जी। हमारी मेट्रन बहुत अच्छी थी। मेरे अधिकारी बहुत अच्छे थे। मेरी डायरेक्टर बहुत अच्छी थी। मेरे बहुत सपोर्ट किए। और हमारी जितनी स्टाफ थी उर्शिला की, सबने, हमारे कर्मचारी, वार्ड बॉय जितने थे, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किए। हमारे रहीश भैया नेता है यहाँ के, हमारी यूनियन की नेता है रहीश भैया ने बहुत सपोर्ट किया। और ये जो है इसी जो सारा ये प्रोग्राम करा हुआ मेरे नेताजी का है। रहीश जी का है रहीश जी का। आपकी विदाई? हमारी विदाई हमारे रहीश भैया नेताजी हैं। क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद धन्यवाद। मेरे भैया ये खड़े हैं और हमारे यहाँ भैया, हमारे यहाँ रहीश भैया यहाँ खड़े हैं। आइए आइए एक बहन कह लीजिए या फिर जो है बेटी देश की कह लीजिए, इन्होंने अपनी 30 साल इस हॉस्पिटल में सेवा दिया और आपने इनको, इनके जज्बातों को अपने ध्यान में रखते हुए इनके हौसले को बुलंद रखने के लिए आपने ये कार्यक्रम रखा। कैसा महसूस कर रहे हो आज आप? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब सिस्टम क्या बहुत खराब हो चुका है कि जो 4th क्लास कर्मचारी उसकी भर्ती खत्म हो गई है और ये खत्म हो गई है। दूसरी बात ये कि इस चिकित्सालय की जो रीढ़ कही जाती है वो 4th क्लास कर्मचारी होता है। जब तक ये कुछ नहीं करेगा तो आगे कुछ होना भी नहीं है। अब सब पद खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस बात का मुझे बड़ा अफसोस भी है और हम कर भी क्या सकते हैं। अब हमारे रिजल्ट जो है वो क्या बताऊं अब मैं, ये अच्छा बेटियों के लिए, बहनों के लिए क्या कहेंगे क्योंकि आपके विचार इतने अच्छे बहन को लेके, तो अच्छी विचार आपके मन में, मैं आपकी भावनाओं को और आपकी बातों को, विचारों को आगे ले जाऊंगी। देश की बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें और इतना आगे बढ़ें कि सबसे आगे वही रहें। बहुत अच्छी बात है। तो बेटी है ये देश की है। आज जिस पद पे इनकी बेटियां पढ़ लिख के और सबकी बेटियां, जितनी भी देश की बेटियां हैं, सब पढ़ लिख कर आगे बढ़े और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरे भाई के लिए बोला मैंने, मैं मेरे भाई को धन्यवाद, मेरे भाई को धन्यवाद, मेरे अर्जुन भैया को धन्यवाद। हाँ, सभी लोगों ने आपका सहयोग, मेरा सब लोग। जनपद सीतापुर के लहरपुर नगर क्षेत्र में अप्रशिक्षित दाई द्वारा घर में प्रसव कराने और साथ ही नवजात की मौत के आरोप के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने मामले की जांच करते हुए कथित प्रसव स्थल पर एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की और जानकारी के अनुसार ग्राम गौरिया प्रहलादपुर निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक अप्रशिक्षित दाई ने गलत दवा देकर घर पर प्रसव कराया है, जिसके चलते नवजात की मौत हो गई है। जाँच के दौरान टीम हरगांव मार्ग स्थित वरदान मेडिकल स्टोर के पास संचालित एक निजी अस्पताल पहुंची थी। मामले में आगे की कार्रवाई कर जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। ये बताओ जाके साहब को जाओ साहब ये तो है साल 2 साल की बात है। अच्छा 2 साल की बात है। 2 साल पहले कराई थी। हाँ 2 साल पहले, मगर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के दुल्हीपुर पुलिस चौकी में शनिवार देर रात सावन माह के दौरान सुरक्षा लागू व्यवस्था और प्रशासनिक गाइडलाइंस के पालन के बीच एक युवक द्वारा पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार सावन माह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्षेत्र में गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है। इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर दुल्हीपुर चौकी ले आई है और बताया जा रहा है कि युवक के पास परिजन पहुंच गए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां मोबाइल चोरी गिरोह सक्रिय चोर ने प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसकर चोरी की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। श्री कृष्णा हॉस्पिटल का पूरा मामला, चोर ने कई मोबाइल पर हाथ साफ किए हैं और साथ ही जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी चौकी का मामला, जहां पर ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कानपुर के थाना कल्याणपुर पर एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई। एक संदिग्ध व्यक्ति उनके बच्चों का पीछा करता हुआ शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल जांच की गई, जिसमें एक रिक्रूट कांस्टेबल का नाम प्रकाश में आया है, जो उसी मोहल्ले में किराए पर रहकर पैदल ड्यूटी आता जाता था। प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया और साथ ही प्रकाश में आया कि नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संबंधित रिक्रूट कांस्टेबल को अग्रिम आदेश तक लाइन हाजिर किया गया। थाना कल्याणपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति वीरेंद्र कुमार के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा उनके बच्चों का पीछा किया जाता है और इसी अनहोनी के डर से उन्होंने थाने पर एक एप्लीकेशन दिया है। इसके संदर्भ में जब थाने स्तर से जांच की गई तो एक रिक्रूट कांस्टेबल का नाम प्रकाश में आया। तथ्यों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि रिक्रूट कांस्टेबल उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है और वो पैदल ही ड्यूटी आता जाता रहता है। इसी संदर्भ में उनको कुछ डाउट हो गया था, इसलिए उनके द्वारा अनहोनी की आशंका को देखते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है, जिससे कि यदि कोई भी निगेटिव तथ्य आएगा प्रकाश में तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और रिक्रूट कांस्टेबल को इस जांच की शुचिता बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा लाइन हाजिर किया जा रहा है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।